प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका सखा डी.आर. शर्मा आज प्रस्तुत हूँ सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कैसे बनता है रेडियो नाटक। प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलते हैं इस विषय की ओर, कैसे बनता है रेडियो नाटक। इसमें हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह है रेडियो नाटक की परंपरा, सिनेमा रंगमंच और रेडियो नाटक में समानता और अंतर, रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता, रेडियो नाटक की अवधि और पात्र। इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रिय विद्यार्थियों, आज से कुछ दशक पहले एक ज़माना ऐसा था जब दुनिया में ना टेलीविज़न था, ना कंप्यूटर, ना सिनेमा हॉल थे और ना ही थिएटर थे। लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफ़ी कम होती थी, अगर थे भी थिएटर इत्यादि, और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। ऐसे समय में घर बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त होने वाला साधन था वो था रेडियो। खैर आजकल भी है। टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो की कार्यक्रम। रेडियो पर आने वाले ये नाटक बिल्कुल मनोरंजन का एक भरपूर साधन हुआ करते थे। हिंदी साहित्य के तमाम बड़े नाम साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखते थे। ये उस समय बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। हिंदी के कई नाटक जो बाद में मंच पर भी बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो के लिए लिखे गए थे, जैसे धर्मवीर भारती जी का अंधा युग और मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ एक इतिहास था रेडियो नाटक का कि किस प्रकार से परंपरा से रेडियो नाटक चले आ रहे हैं और लोगों का भरपूर मनोरंजन वो करते थे पुराने समय में। आजकल थोड़ा सा ये गौण हो गया ये साधन, ये माध्यम जनसंचार का। जहाँ तक मनोरंजन की बात करें, चलिए हम अगले बिंदुओं पर चलते हैं, जिसमें हमने सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में समानता और अंतर। जो रेडियो के लिए नाटक तैयार किए जाते हैं तो सिनेमा और रंगमंच से किस प्रकार से वो समान है और किस प्रकार से उसमें भिन्नता है, इस पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं। उन चरित्रों के आपसी संवाद भी होते हैं और इन्हीं संवादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते। यही सबसे बड़ा अंतर है। रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है। इसलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा भिन्न भी है और थोड़ा मुश्किल भी। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनियों प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। यहाँ आपकी सहायता के लिए ना मंच सज्जा है, ना वस्त्र सज्जा, और ना ही अभिनेता है और ना ही चेहरे की भावभंगिमाएं, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है। ये कहानी है, कहानी का वही ढांचा है, शुरुआत है कहानी की, मध्य अंत है, या यूँ कह सकते हैं परिचय है कहानी का, द्वंद्व भी है, समाधान भी है। बस ये सब होगा आवाज़ के माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, तो इसमें दृश्यों को नहीं दिखाया जा सकता है, अपितु ध्वनि संकेतों में इतनी सबलता, इतनी इसमें सार्थक होनी चाहिए कि उससे एक दृश्य श्रोता के सामने उपस्थित हो जाए। तो ये कोशिश इसमें रहती है, यह प्रयत्न रहता है रेडियो नाटक में। तो बाकी कहानी बिल्कुल वैसी ही चलेगी। अब हम चलते हैं रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की क्या महत्ता है। जैसा कि हम ये जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि रेडियो एक श्रव्य साधन है, इसमें दृश्य देखे नहीं जा सकते, तो ध्वनि संकेतों के द्वारा ही हमें अपने दृश्यों को स्पष्ट करना होता है, श्रोताओं तक उनको जीवंत करना होता है दृश्यों को। तो कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह से एक्शन अर्थात हरकत पर निर्भर करती हो।
अर्थात यदि आप रेडियो के लिए नाटक बनाने जा रहे हों तो एक्शन वाली कहानियाँ, अर्थात जिसमें ज़्यादा हरकतें हों, तो इस तरह की कहानी रेडियो के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य है क्योंकि रेडियो पर बहुत ज़्यादा एक्शन सुनना उबाऊ हो सकता है। मान लीजिए आपकी पूरी कहानी का आधार पीछा करना है, अर्थात जैसे कोई कहानी है उसमें कोई पीछा कर रहे हैं आप किसी का, या आपकी कहानी ये बताती है अपराधी अपराध करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी है और बीच बीच में दिलचस्प नाटकीय घटनाएं घटती हैं। अब सिनेमा में तो इससे बड़ी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है, लेकिन रेडियो में ये कथानक शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब ना हो, क्योंकि सिर्फ आवाज़ों की मदद से आप अपराधों और पुलिस की भागदौड़ से पैदा होने वाले रोमांच का सृजन नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए आपकी कहानी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द बुनी है। अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है, लेकिन रेडियो नाटक नहीं। इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यम को समझते हुए करिए। अर्थात रेडियो के लिए अगर आपने रेडियो नाटक के लिए अगर कहानी का चयन करना है तो उसमें एक्शन कम हो, उसमें हरकतें कम हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम चलते हैं, रेडियो नाटक की अवधि कितनी रहेगी? क्या सिनेमा और रंगमंच की तरह इसमें भी समय दिया जा सकता है रेडियो नाटक के लिए? आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट होती है। उसके दो कारण हैं। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15-30 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा नहीं। रेडियो ऐसे माध्यम हैं कि आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रम को देखता सुनता है। अब सिनेमा घर या नाट्यगृह या कहीं थिएटर में कोई आदमी गया होगा, वहाँ दर्शक थोड़ा बोर हो जाए तो लेकिन आसानी से उठ कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो पूरे घर से पूरी तैयारी से ये समझ करके आता है कि मुझे ये फिल्म थिएटर में देखनी है, तो वो सोच करके आता है। तो इस तरह से पूरे मनोयोग से जो कार्यक्रम देखने आए वो देखेगा ही। जबकि घर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। अर्थात रेडियो एक हमारी मर्जी से चलने वाला जनसंचार माध्यम है। अगर हमें लगे कि उबाऊ सा प्रोग्राम चल रहा है तो हम कोई स्टेशन चेंज कर लेंगे या दूसरा स्टेशन देख लेंगे, तो हम उस नाटक को, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, अगर नाटक की अवधि हमारी बहुत ज़्यादा हो गई तो हो सकता है कि हमारा श्रोता वो उबाऊपन महसूस करे। इसलिए वहाँ पर एक कम समय में 15 से 30 मिनट का एक उपयुक्त समय माना गया है, क्योंकि एक सुनने की क्षमता आदमी में उतनी ही होती है और उन चीज़ों को याद रखने में भी। तो ये भी हो सकता है, तो उसका ध्यान कहीं और भटक सकता है। इसीलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी होती है, और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर यह धारावाहिक के रूप में पेश किया जा सकता है, जिसकी हर कड़ी 15 या 30 मिनट की होगी। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसीलिए उनकी अवधि भी निर्धारित होती है, 15 मिनट या 30 मिनट या 45 मिनट या फिर 60 मिनट वगैरह, क्योंकि उसमें कार्यक्रम चलते रहते हैं, वो पूरे समय के होते हैं। तो इसलिए एक समयबद्ध तरीके से उसको समाप्त भी करना होता है। तो इसलिए अगर हमारी कहानी लंबी है तो रेडियो नाटक के लिए तो हम उसको धारावाहिक में, सीरियल में उसको तोड़ा जा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। अन्यथा 15 से 20 मिनट 30 मिनट का जो समय है वो उपयुक्त रहता है रेडियो नाटक के लिए। अब हम पात्रों की बात कर लेते हैं कि रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या किस प्रकार से होनी चाहिए। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि रेडियो नाटक की अवधि 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक रखी जानी चाहिए, ये एक उपयुक्त समय माना गया है रेडियो नाटक के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें पात्रों की संख्या भी कम होगी, क्योंकि नाटक ही हमारा कम है और पात्रों की संख्या भी कम रहेगी इसमें। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि अगर पात्र कम से कम रहेंगे तो वो श्रोता को समझने के लिए, एक जिस तरह की कहानी आप बता रहे हैं, जिन पात्रों की आप भूमिकाएं उसमें बता रहे हैं, तो उनको क्योंकि वो दृश्य श्रव्य माध्यम है, उस ध्वनि संकेतों द्वारा आपके पात्रों को समझ रहा है, तो इसीलिए तो उससे उन
श्रव्य माध्यम के द्वारा ही उन पात्रों को याद भी रखना होता है। इसलिए अगर पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो श्रोता बहुत एक कन्फ्यूज़न की स्थिति जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है। तो इस तरह से पात्रों की संख्या अगर 5 और 6 इससे ज़्यादा ना हो तो बेहतर रहेगा। तो ये माना गया है। तो यदि हमारा नाटक 15 मिनट का है तो 5 और 6 पात्र से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उसमें भूमिका में जो भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पात्रों की बात हो रही है। 30 और 40 मिनट की अवधि का अगर हमारा नाटक है तो हमारे नाटक में जो पात्र होंगे वो 8 से 12 तक रह सकते हैं। अगर 1 घंटे या उससे ज़्यादा अवधि का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती है। तो फिर हम वही धारावाहिक की बात आ जाती है। तो 15 कहने का मतलब अगर 15 मिनट का हमारा नाटक है तो 5-6 पात्र ही ठीक रहेंगे, उपयुक्त रहेंगे उसके लिए। अब कैसे लिखें रेडियो नाटक, अब इसकी ओर चलते हैं। तो क्योंकि इसमें हमें दृश्यों को श्रव्य ध्वनि संकेतों के द्वारा ही ज़्यादा बेहतर ढंग से समझाना होता है, इसलिए एक उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं। हम किस प्रकार से इन भाव भंगिमाओं को, क्योंकि हम देख तो पाएंगे नहीं, किस प्रकार से की जा सकती है उसका एक थोड़ा सा प्रयास यहाँ पर हम करते हैं। श्याम, मुझे बहुत डर लग रहा है। कितना भयानक जंगल है। डर तो मुझे भी लग रहा है। राम, इतनी रात हो गई, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ है। मोहन की नकल करते हुए, जंगल से चलते हैं, मुझे एक छोटा सा रास्ता मालूम है। अरे, मोहन कहाँ गया? अभी तो यहीं था। मोहन, मोहन, अब हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। चुप करो। मोहन, अरे ओ मोहन। आ रहा हूं, वहीं रुकना, मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। राम, अरे श्याम बचाओ। डरपोक कहीं का। वो क्या था? अरे कोई चिड़िया थी, हम लोगों की आवाज़ों से खुद डर गई। एक नंबर के डरपोक हो तुम दोनों। मोहन रास्ता भटक गया था, अब बहादुरी दिखा रहा है। तो इस प्रकार हमने एक छोटा सा नाटक आप यहाँ देख लीजिए किस प्रकार से। अब कुछ एक अभ्यास प्रश्न जिन्हें आपको देखना है। दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं, इन सीमाओं को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। तो ये आप जानते हैं कि इस समय ध्वनि संकेतों के द्वारा ही हमें पूर्ण रूप से हमको अपने दृश्यों को दिखाना होता है। तो कुछ एक आपको प्रयोगात्मक कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा प्रकरण भली भांति समझ आ गया होगा। फिर किसी अन्य पाठ्य विषय के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।